हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें यूपी बोर्ड 9th क्लास के केमिस्ट्री के सभी लेसन के टोटल कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल के साथ आपको समझाए जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेसन से। लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, हमारे आसपास के यानी कि चारों ओर वातावरण में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, उसमें किस किस तरह के ठोस, द्रव, गैस, उनका मिश्रण कैसे है, उन सब के बारे में आपको इसमें जानकारी दी गई है। तो पहला टॉपिक है इसका है द्रव्य या पदार्थ। तो सबसे पहले तो बात आती है द्रव्य। नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि द्रव्य, कुछ बच्चे इसे द्रव के साथ कंपेयर करते हैं कि द्रव और द्रव्य एक ही बात है। ऐसा नहीं है। द्रव्य, द्रव्य के अंदर सभी चीज़ों का, ठोस, द्रव, गैस, सभी का समावेश होता है, इसलिए उसे द्रव्य या पदार्थ इंग्लिश में इसे कहते हैं मैटर। डेफिनेशन ले, द्रव्य क्या है? द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, जैसे कि मेज, कुर्सी, जल, वायु आदि। अगर विशेषताएं लें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कण जो है मूवमेंट करते हैं, गतिशील रहते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इसमें अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट आता है भार, वेट। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भार, वेट। अब इसमें भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हम द्रव्यमान और भार एक जैसी बात समझते हैं, यानी कि कोई 10 किलो का पदार्थ है तो हम कहते हैं इसका भार कितना है, 10 केजी है, इसका द्रव्यमान कितना है, 10 केजी है। लेकिन नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग बातें हैं। हमने भार पढ़ लिया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्यमान। नेक्स्ट आता है द्रव्यमान यानी कि मास। अब बात ये आती है द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में उपस्थित जो द्रव्य है उसके संपूर्ण परिमाण, द्रव्य यानी कि उसके प्रत्येक कण की माप या उसकी मात्रा, उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को हम संहति या मात्रा भी कह सकते हैं। इसका मान सभी स्थान पर निश्चित रहता है, एक समान रहता है। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि भार, इसका मान विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रहता है। पृथ्वी के अलग अलग भागों पर इसका मान अलग अलग रहता है। वो डिपेंड करता है गुरुत्व त्वरण पर, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है द्रव्यमान तथा भार में संबंध। किसी वस्तु के भार जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं तथा उसका द्रव्यमान जिसे M से प्रदर्शित करते हैं के संबंध को ही जो है हम इस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर M इंटू जी। देखो इससे क्लियर होगी बात। W तो हो गया आपका भार, M हो गया द्रव्यमान और G हो गया गुरुत्व त्वरण। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान में अगर उसके गुरुत्व त्वरण से हम गुणा कर दें तब जाके वो भार बनता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया भार और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्य यानी कि वर्क। तो कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर
उसको बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। मतलब जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, आप उस पर बल लगा रहे हैं और उसे बल लगाकर एक और धकेल रहे हैं, तो जिस ओर आपने बल लगाया, अगर उस ओर वस्तु खिसक गई, विस्थापित हो गई, तो कहा जाता है कि उस पर कार्य किया गया है। और इसका मान जो है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, और इसका मात्रक होता है जूल। तो W तो कार्य हो गया, तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि W बराबर F इंटू एस। नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध क्या है। द्रव्यमान अभी हमने पढ़ा था, द्रव्यमान, और ऊर्जा एनर्जी ये भी हमने पढ़ा। तो आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था द्रव्यमान और ऊर्जा में। आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है, ध्यान रखना द्रव्य, उस द्रव्य में सब कुछ आ जाएगा, अगर द्रव्य नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा यानी उसके बराबर ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। यानी जितना द्रव्य नष्ट होगा उतनी ही ऊर्जा मुक्त होगी। तो द्रव्यमान तथा ऊर्जा में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? E बराबर mc², जहां पर E जो है वो उत्पन्न ऊर्जा है, m नष्ट हुआ द्रव्यमान है, और c वो प्रकाश का वेग है। इसका फिक्स मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो द्रव्यमान और ऊर्जा में ये संबंध हो गया। आइंस्टीन का समीकरण भी पूछा जा सकता है कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है, तो हम बताएंगे आइंस्टीन का समीकरण है E बराबर mc²। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। यानी जितना स्थान वो घेर लेगी, कहा जाएगा उसका आयतन उतना ही है, और इसका मात्रक होता है घन मीटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। अब घनत्व क्या है? तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन यानी कि उसका आयतन 1 घन मीटर होना चाहिए, तो उसका जो द्रव्यमान होगा उसे घनत्व कहेंगे। किसी वस्तु के इकाई का मतलब यूनिट यानी कि एक, आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और अगर हम घनत्व का फार्मूला लें तो घनत्व बराबर होता है फार्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम कैसे डिनोट करेंगे तो D बराबर m बटा v, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। तो द्रव्य जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था मैटर, तो मैटर की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो नॉर्मली मैटर की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, और नंबर 3 गैस। अलग अलग डेफिनेशन अगर हम करें तो सबसे पहले ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और उसका आयतन निश्चित होता है। यानी जैसे कोई ठोस है, लोहा, लकड़ी, पत्थर, कुछ भी ले लें आप, कोई भी मेज, कुर्सी, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जिस जगह रखोगे वैसा ही रहेगा, उसकी जो आकृति है वो बदलती नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आता है द्रव्य अवस्था, लिक्विड स्टेट। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे 1 लीटर दूध है या 1 लीटर पानी है, वो 1 लीटर ही रहेगा। आप किसी बड़े पतीले में रख दें तो भी 1 लीटर, किसी बाल्टी में रख दें तो भी 1 लीटर, किसी 1 लीटर के बर्तन में रख दें तो भी 1 लीटर, लेकिन उनकी आकृति बदल जाएगी। अगर आप बाल्टी में रखेंगे तो शेप बाल्टी जैसा हो जाएगा,
अगर आप उसे पतीले में रखेंगे शेप पतीले जैसा हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि उसका आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जैसे कि जल, दूध, तेल, पारा, कुछ भी हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस अवस्था। गैस अवस्था, गैसियस स्टेट, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, गैस अवस्था कहलाती है। जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो एक बार तीनों चीजें रिपीट कर लेते हैं। ठोस अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं। दूसरा, द्रव अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और गैस अवस्था में तीनों ही चीज जो है वो निश्चित, और दोनों ही चीज सॉरी निश्चित नहीं होती। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास गलन। गलन, गलन नाम से पता लग रहा है गलना यानी मेल्टिंग। तो किसी ठोस को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ने लगता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वह द्रव में बदलने लगता है। इस क्रिया को गलन तथा उस ताप को गलनांक कहते हैं। यानी कि एक टेम्परेचर फिक्स होता है जिस पर वो पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। नॉर्मली सी बात है, आप कोई भी पदार्थ लें पिघलने वाला, जैसे मोम ले लें, आप उसे गर्म करते हैं तो ऐसा नहीं कि सीधा गर्म करते हुए पिघलने लग जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें पूरी तरह से वो लिक्विड बन जाएगा। तो उस टेम्परेचर को ही, उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। ठीक है। तो और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गलन। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन तीनों में कंपैरिजन, यानी कि ठोस, द्रव और गैस में तुलना। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आयतन के हिसाब से देखें हम, ठोस में आयतन निश्चित होता है, द्रव में निश्चित होता है, गैस में अनिश्चित होता है। आकार देखें तो ठोस में निश्चित होता है, द्रव में अनिश्चित होता है और गैस में भी अनिश्चित होता है। फिर बहने का गुण। बहने का गुण, ठोस में हमें पता है ठोस बहता नहीं है, अगर आप ठोस को कहीं रख देंगे वो बहेगा नहीं। द्रव, वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। द्रव में एक गुण है, ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता। लेकिन गैस में वो चारों दिशाओं में बहता है, यानी आप कहीं भी रख दें वो इधर से उधर, उधर से इधर हो जाएगा। घनत्व की बात करते हैं नेक्स्ट। तो द्रव से अधिक होता है, यानी कि ठोस का जो घनत्व है वो द्रव से ज़्यादा होता है। और द्रव जो है वो बीच में है, यानी ठोस से तो वो कम होगा लेकिन गैस से वो ज़्यादा होगा। और गैस में क्या है? गैस में दोनों से ही वो कम होता है। ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गए हमारे। इसके नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में बहुत कम फैलता है, यानी कि अगर ठोस को रख दे और ऊष्मा दी जाए तो वो कम फैलेगा। द्रव ठोस की तुलना में अधिक लेकिन गैस की तुलना में कम फैलता है। और गैस जो है ठोस व द्रव दोनों की तुलना में ही अधिक फैलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठोस का हो गया लकड़ी, पत्थर, मोम, बर्फ, लोहा, कोयला आदि। द्रव ले लेते हैं जल, दूध, ब्रोमीन, पारा आदि। गैस ले लेते हैं वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी कोई सारे की गैस होती हैं। ये सारी गैसें जो हैं इसमें गैस के अंदर आती हैं। ठीक है, क्लियर है, कंपैरिजन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हिमीकरण। हिमीकरण, हिमी यानी हिम, बर्फ, फ्रीजिंग। तो जब किसी द्रव को हम ठंडा करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वह जमने लगता है। इस क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखना, इससे पहले हमने पढ़ा था गलन, यानी कि जब गर्म करते हैं तो वो गलने लगता है। ठीक है, और टेम्परेचर को गलनांक कहते हैं। ऐसा ही हिमीकरण, जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वह जमने लगता है। इस क्रिया को हिमीकरण, और इस जो ताप को हम हिमांक कहते हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण। नाम से पता लग रहा है, देखो सबकी डेफिनेशन जब आप नाम पढ़ेंगे उससे ही पता लग जाएगा आपको। वेपोराइजेशन, वाष्प बनना, किसी द्रव की
गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि जब आप किसी द्रव को गैस अवस्था में बदलने लगते हैं तो वह वाष्प में बदल जाता है। सिंपल सी बात है, आप पानी लें, पानी को उबालें तो वाष्प बन जाएगा, तो वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण के भी दो कंडीशन होती है। दो प्रकार के वाष्पीकरण होते हैं, एक वाष्पन, दूसरा क्वथन। पहला आता है वाष्पन। वाष्पन, एवोपोरेशन। जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाती है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो ध्यान रखना, दो कंडीशन होती है, एक में हम गर्म करके जो है वाष्प में बदलते हैं, और एक को ऐसे ही रख देते हैं और वो धीरे धीरे जो है वो वाष्प में बदल जाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? वाष्पन। जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में घुल मिल जाती है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट आता है क्वथन, बॉइलिंग। बॉइलिंग, बॉयल होना, उबलना। तो द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर तेजी से वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है। और जो टेम्परेचर जिस पे वो वाष्प में बदलने लगता है उसे कहते हैं हम क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संघनन, कंडेंसेशन। किसी पदार्थ की वाष्प को अगर हम ठंडा करें और वो द्रव में बदले तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, ये देखा होगा आपने कि कई बार जब हम आपकी मम्मी सब्जी बनाती है तो सब्जी बनाते वक्त जो है किसी बर्तन से, किसी थाली से उस बर्तन को ढक देती है जिसमें वो सब्जी तैयार होती है, और उसकी जो भाप ऊपर टकराती है तो टकराने के बाद वो द्रव में बदल जाती है। ठीक है, तो इस क्रिया को कहते हैं संघनन। किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करने पर वे द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं, यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाष्पन और क्वथन में डिफरेंस। वाष्पन और क्वथन में डिफरेंस। तो सबसे पहले वाष्पन लेते हैं। वाष्पन की क्रिया जो है वो प्रत्येक ताप पर होती है, यानी किसी भी टेम्परेचर पर वाष्पन की क्रिया हो सकती है। लेकिन क्वथन के लिए एक ताप निश्चित होता है, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पर ही पानी बॉयल होता है या कोई भी लिक्विड वो बॉयल होता है। दूसरा, वाष्पन की क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक हो जाते हैं, यानी कि जो लिक्विड होता है उस लिक्विड के ऊपर के जो पार्टिकल हैं वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जबकि क्वथन की क्रिया में प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होता है। आपने देखा होगा जब हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो पूरा लिक्विड एक साथ बॉईल होता है और उसका हर एक पार्टिकल, यानी कि थोड़ी देर बाद जो है वो धीरे धीरे वो जो उसका तो पार्टिकल्स हैं वो सब गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये क्रिया धीरे धीरे होती है, बहुत टाइम लगता है इसमें। लेकिन जो क्वथन की क्रिया है वो बहुत तेजी से होने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस अवस्था को जरूरी नहीं है कि गर्म करने पर ही, बिना गर्म करे भी कुछ पदार्थ आपने देखे होंगे, जैसे कि कपूर होता है या क्विनैन की गोली होती है, जो सर्दियों में कपड़ों में रखकर जो है वो संदूक वगैरह में रखे जाते हैं। तो वो जो वाइट कलर की गोली होती है वो भी अगर आप खुले में रख देंगे तो वो धीरे धीरे वो आकृति, आकार उसका छोटा हो जाएगा, यानी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और गर्म करने पर तो तुरंत। तो नौसादर, आयोडीन, कपूर, ये ऐसी चीजें हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना लिक्विड में बदले ये गैस में बदल जाते हैं। इन क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसके लेसन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्लियर किए हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके
एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करूँगा, उनके आंसर को डिस्कस करूँगा, और उसके हर एक पॉइंट को क्लियर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।